हेलो, दिस इज़ मी डॉक्टर विनय। एक मैसेज था और वो बहुत ज़रूरी था सभी तक पहुंचाना, क्योंकि मैं वो डॉक्टर हूं या मैं वो शख्स हूं जिसने 50 दिन कोरोना से लड़ते हुए बिताए हैं। तो कैसे माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर कंडीशन तक मैं पहुंचा, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। और फिर किस तरीके से मैं वेंटिलेटर, आईसीयू से दोबारा जनरल वार्ड और फिर मैं घर तक आया। तो ये सारी जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो खुद को, अपने परिवार को या अपने आसपास रहने वाले हर एक शख्स की ज़िंदगी को बचा सके। अब सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि हम पहचानें कैसे, वो कौन से लक्षण हैं जिससे ये पता चले कि हमें कोरोना है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट है। रीज़न क्या है कि हर एक इंसान को अलग अलग सिम्टम दिखते हैं। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो ना तो मेरा गला ख़राब हुआ, ना मुझे फीवर आया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वह हल्की लेथार्जीपना या थोड़ी रेस्टलेसनेस मुझे रहा, लेकिन वहीं 4th-5th डे मुझे जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगी, मुझे सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। और आज भी जो आप देख रहे हो, लोगों को बुखार आ रहा है, बुखार के बाद पता चलता है कि लंग कोलैप्स हो रहा है। तो पर्सन टू पर्सन जो इसके सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करता हूँ और कैटेगरी वाइज सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली टेस्ट और टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट, आपको क्या लेना है उसके बारे में बताता हूँ। अब सबसे पहले आता है लक्षण कि वो कौन कौन से सामान्य या कॉमन लक्षण है जिससे हमें पता चले कि हमें कोरोना है। तो अब सबसे पहले लेते हैं हम गले से। सबसे पहले तो ड्राई कफ होगी स्टार्टिंग में, लेकिन लेटर ऑन जो हो ये कफ विद म्यूकस भी हो सकती है। इसके अलावा टॉन्सिल्स हो सकते हैं, गले में दर्द हो सकता है। इसके अलावा खराश, मतलब बोलते हुए भी ऐसा लगेगा जैसे चिपचिपा आपके गले पे म्यूकस ने लेयर बना रखी है, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। इसके अलावा आपको चेस्ट में पेन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। फिर जैसे जैसे होगा लंग्स में आपको भारीपन लगेगा और पेट में भी दर्द हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकती है, बॉडी एक हो सकता है और आपको फीवर भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स आपको एकदम दिखेंगे, लेकिन ये माइल्ड से सीवियर तक जाते जाते ये सिम्टम्स जो हैं बढ़ने लगते हैं। तो इन सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अब टेस्ट कौन से कराएं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो अब नया जो म्यूटेंट कोरोना का जो ये वायरस आया है, ये RT-PCR में भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बट सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो आपको कोरोना वाले आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या करा जाए। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट और भी हैं, जैसे अगर आपको लग रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है या इसके अलावा आपको क्या टेस्ट कराने हैं, तो सबसे पहले आता है आप CT स्कैन कराएं। तो CT स्कैन में हमें ये पता चल सकता है कहीं निमोनिया तो नहीं हो रहा है आपको, कहीं आपके लंग्स में वायरस ने अटैक तो नहीं कर दिया है। इसके अलावा D डायमर टेस्ट होता है। इसके अलावा आप सीरम फेरेटिन करा सकते हैं, C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है। तो जो इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं है, बेशक आपका जो RT-PCR है वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। तो हमें हर एक पहलू को ध्यान में रखना है, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कि वो कौन सा ट्रीटमेंट है जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो सबसे पहले गाइडलाइंस वो जो एक कॉमन इंसान के लिए है, उसने क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है जो बिल्कुल स्वस्थ है। सबसे पहले एक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर। मास्क को हमेशा पहन कर रखना है। इसके अलावा हैंड्स को सैनिटाइज करे रखना है टाइम टू टाइम। इसके अलावा विटामिन D, विटामिन C को डेली अपनी डाइट में ज़रूर लें, क्योंकि ये दोनों इम्यूनोमॉड्यूलेटर हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, नारियल पानी की फॉर्म में हो, जूस की फॉर्म में हो, ताकि आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज रहे, हाइड्रेटेड रहे। एक चीज़ और देखी जा रही है कि आज कल लोग नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। कोई काढ़ा बना के ला रहा है, कोई कुछ और फॉर्म में कोई ना कोई चीज़ें ले रहा है। उससे क्या हो रहा है कि उनको गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रही है, अल्सर्स हो रहे हैं, इंडाइजेशन हो रही है, जिससे या तो वॉमिटिंग हो रही है या किसी को लूज मोशंस लग रहे हैं, जिससे बॉडी हाइड्रेट ना होकर उल्टा डिहाइड्रेट हो रही है। तो आपको इतनी चीज़ें या नए नए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो रूट कॉज है डेथ का वो एक है कोगुलेशन, यानी
ब्लड के थक्के बन जाते हैं शरीर के अंदर, जिससे या तो हार्ट अटैक हो रहा है, जिससे या तो आपके जो है लंग्स के अंदर जो ब्लड के क्लॉट्स बन रहे हैं, जिससे जो है ऑक्सीजन का ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। तो हमें उससे बचना है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी एक सुबह, 1 गिलास पानी शाम को दालचीनी वाला वो पीना है। क्योंकि दालचीनी जो है एंटी कोगुलेंट है, जो आपके जो ब्लड होती है उसको पतला रखती है, कोगुलेशन नहीं होने देती है। जब खून के थक्के नहीं बनेंगे तो जो डेथ रेशियो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो पानी पीना है तो दालचीनी का पानी पीजिए। अदरक, अगर गले में इरिटेशन हो रही है तो आप अदरक की चाय पी सकते हैं। अगर आपको काली मिर्च लेनी है तो खाने में थोड़ा डालो। तो अलग अलग तरीके से आप लो, ये नहीं कि एक ही चीज़ों को एक ही काढ़े में मिला के लो, तो हो सकता है कि आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन हो जाए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं माइल्ड केस की, कि माइल्ड केस में जो सिम्टम्स आते हैं हम उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी सिम्टम्स एक बार दिखें। आपको कोई एक आधा सिम्टम दिखेगा और हमें सिम्टमेटिकली उसको ट्रीट करना है। जैसे आपको फीवर आ सकता है। अब फीवर जो होता है या तो लो ग्रेड रहेगा या हाई ग्रेड रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डोज को अल्टर कर सकते हैं। जैसे अगर कम है तो आप सिंपल क्रोसिन 500 ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा आ रहा है तो डोलो 650 या कैल्पोल 650 आप ले सकते हैं। अगर आपका गला ख़राब है तो आपको एंटीबायोटिक ले सकते हैं। उसके लिए आप एजिथ्रोमाइसिन 500 और साथ में वोकाडिन के गार्गल कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई कफ है तो उसके लिए आप कोई भी ड्राई कफ सिरप ले सकते हैं, जैसे ग्रिलेंटस हो गया या फिर एलेक्स हो गया। अगर आपको लगता है कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आप एसिब्रोफाइलिन, थियोफाइलिन या फिर डेरिफाइलिन की टैबलेट आप ले सकते हैं, या फिर आप ब्यूडाकॉट इनहेलर भी ले सकते हैं। अगर आपका पेट खराब है, लूज मोशन आपको लग गए हैं, तो इसके लिए आप बिफिलेक जो प्रोबायोटिक है वो ले सकते हैं, या फिर एंटीबायोटिक जैसे ओफ्लॉक्स TZ वगैरह का भी सेवन कर सकते हैं। अब अगर डिसीज़ माइल्ड से मॉडरेट में आ गई है तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। देखिए, माइल्ड केस में कई बार क्या होता है कि डिसीज़ अंडर डायग्नोज रह जाती है, या आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है कि वो उसको माइल्ड स्टेज पे ही ट्रीट कर सके। लेकिन अगर मॉडरेट में आ भी गई है तो डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना डरेंगे, घबराएंगे, जितना पैनिक लेंगे, जितनी एंजाइटी लेंगे, उतना आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, और जितना इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा, रिकवरी टाइम उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस तरीके से माइल्ड में सिर्फ एक आधा सिम्टम आता है, मॉडरेट में सिर्फ सिम्टम्स ऐड ऑन हो जाते हैं। माइल्ड में जैसे सिर्फ आपको बुखार आया तो यहाँ बुखार भी हो सकता है, आपको गला खराब भी हो सकता है, आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती हैं। तो जैसे जैसे सिम्टम्स ऐड ऑन होते हैं, मेडिसिन्स भी ऐड ऑन होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ हम इंट्रोड्यूस करते हैं फेविपिरावीर, या जिसे फेविफ्लू के नाम से भी जानते हैं। तो ये 5 to 7 डेज़ हम आपको देते हैं, जिससे ये जो आपके सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे होकर कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हम ब्रोंकोडायलेटर और कुछ जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है वो भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आता है मोन्टेरेलसी, यानी मोन्टेलुकास्ट विद लीवोसिट्राजिन। मोन्टेलुकास्ट जो है वो है ब्रोंकोडायलेटर, और जो लीवोसिट्राजिन है वो है एंटी एलर्जिक। इसके साथ साथ अगर आपको हाइपर एसिडिटी रहती है तो पेंटाप्राजोल एक मॉर्निंग एक शाम को हम दे सकते हैं। साथ में और भी ज़्यादा अगर दिक्कत रहती है, मतलब एसिडिटी की, तो म्यूकेन जेल भी हम आपको दे सकते हैं। एक तो वाइटल साइंस है, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सैचुरेशन पॉइंट ऑक्सीजन का, आपको SpO2 लेवल को देखना है कि वो 95 से कम ना हो, स्टेबल रहे। लेकिन अगर कम हो रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ये जो सैचुरेशन पॉइंट है वो बहुत जल्दी गिरने लगता है, और जैसे जैसे ये गिरेगा आपको ऑक्सीजन की दिक्कतें बढ़ेंगी। तो कोशिश कीजिए, अगर आप घर पे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर आप पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर लगते हैं मिल जाता है, वो अपने पास रखें। नहीं तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो रही है और आप चाहते हैं किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना, तो आप हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। लेकिन डरिएगा नहीं, यहाँ पर भी कंडीशन इतनी टिपिकल नहीं हुई है जहाँ से आप बाउंस बैक ना कर सकें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पानी पीना है तो आप कोशिश कीजिए सिर्फ गर्म पानी पीजिए। आप अगर कफ़ हो रहा है तो आप कोई भी जैसे जो एंटी कफ मेडिसिन होती हैं, कोई भी सिरप होता है, आप
जो पहले से ही किसी न किसी कोमॉर्बिड डिसीज़ से परेशान है, जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा रहता है, तो कोशिश कीजिए वो अपनी मेडिसिन्स ना छोड़ें। अपने इन सभी पैरामीटर्स पे, अपने ग्लूकोज लेवल पे, अपने बीपी के लेवल पे ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी इनमें फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाती है, और जब इनमें फ्लक्चुएशंस आती हैं तो जो कंडीशन होती है वो बैड टू वर्स्ट होना शुरू हो जाती है। अगर आपको लगता है इन पैरामीटर्स में अगर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो डू कंसल्ट योर डॉक्टर और अपनी मेडिसिन्स में भी ऑल्ट्रेशन लेके आए, ताकि ये सिचुएशंस भी हमारे हाथ में रहे। अब बात करते हैं सीवियर कंडीशन की, जो मैंने पर्सनली खुद झेली है। जब मुझे पता है कि मैंने एक सांस, मुझे पता है कि ऐसा लगता था कि हर सांस बस ही अगर छूट गई तो पता नहीं मैं दूसरी सांस ले पाऊँगा, नहीं ले पाऊँगा। तो वहाँ पता चलता है कि ज़िंदगी की वैल्यू क्या होती है और इंसान कैसे तड़पता है। तो अगर ऐसी कंडीशन भी हो गई है, तो अब आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले जो मैंने पहले ही बताया कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, एंटीकोगुलेशन। तो यहाँ पे हम एंटीकोगुलेंट ड्रग्स देना शुरू कर देते हैं, ताकि आपके खून के थक्के वो शरीर में ना बने, क्योंकि अगर खून के थक्के अगर बनने लगे तो अटैक आ सकता है, आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ्यूजन है वो ख़त्म हो सकता है, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हम इंजेक्शन क्लेक्सिन। वो इनेक्सोपैक्सिन के नाम से आता है, 0.6 या 0.4, इट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर, वो आपको कौन सी डोज देता है। इसके साथ साथ अगर ओरल मेडिसिन भी आती हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इससे लिक्विड्स आती है, डेबिगेट्रान आती हैं, तो ये भी इंट्रोड्यूस डॉक्टर कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं कि हम अब स्टेरॉइड भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन होगी, वो 16 मिलीग्राम दे रहे हैं, ट्वाइस इन अ डे दे रहे हैं, वंस इन अ डे दे रहे हैं, वन स्ट्रेट डोज दे रहे हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। इसके अलावा और जो सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आपको अगर फीवर आ रहा है तो उसके लिए हमें मेडिसिन देनी पड़ेगी। बाकी डिपेंड करता है कि डॉक्टर शायद यहाँ पे आपको ज़्यादा जो है आईवी दे रेदर देन कि ओरली, और बहुत कम पेशेंट्स ही होते हैं जो इसके आगे जा पाते हैं, यानी वेंटिलेटर या जिनको और इमरजेंसी की ज़रूरत रहती है। अदरवाइज यहीं से ही जो मेडिसिन होते हैं, जो ये कोरोना होता है, वो वीक पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत कम परसेंटेज यहाँ तक पहुँच पाती है। वो तब पहुँच पाती है जब आपको पहली 2 स्टेजों में सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। आप तरह तरह की मेडिसिन ट्राई करते रहते हैं, नुस्खे ट्राई करते रहते हैं, तो ये चीज़ें ट्राई ना करें। जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताया गया है आप उसको फॉलो कीजिए, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ना सिर्फ आप, आपके आसपास और हम कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीत लेंगे।